ठीक है। तो कल हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस का लगभग जो 4 फैक्टर है, लाइट, क्लोरोफिल, CO2, वाटर, ये सभी कंप्लीट कर लिया। लाइट वाले सेक्शन में आपको थोड़ा केयर करना था, जो करेक्शन था कुछ मैंने वीडियो में भी डाल दिया था कमेंट सेक्शन में कि यहाँ पे ये चीजें जो है उसको करेक्ट कर लेना है, और कल मैंने डाल दिया था आप लोग के व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाल दिया था, उसको ठीक कर लिया आपने। ठीक है, तो कुल मिलाकर बात ये हो गई कि 300 नैनोमीटर से लेकर 2600 नैनोमीटर तक का जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है वही अर्थ सरफेस तक आ पाता है। उससे लो वेवलेंथ यानी उससे जो कम वेवलेंथ है या उससे जो ज्यादा वेवलेंथ है वो अर्थ सरफेस तक जो है वो नहीं पहुंचता। ठीक है, समझना बात को। और लाइट क्या है, तो विजिबल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो मैक्सवेल के अनुसार से बताया था। ठीक है, इसमें फिर बताया आपको कि जो 390 नैनोमीटर है, 390 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है, ये एक्चुअली में विजिबल पार्ट है। तो यही जो विजुअल पार्ट है, विजुअल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जिसका वेवलेंथ है 390 नैनोमीटर टू 760 नैनोमीटर, तो वो चूंकि उसी को हम लाइट कहते हैं। और इसी दौरान जो है, जो 400 से लेकर 700 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ जो लाइट है, उस लाइट में जो फोटोसिंथेसिस है वो सफिशिएंट अच्छी तरह से होता है। क्लियर है। इसके बाद कुछ बात हो गई थी कि आपका जो लो या नो, बहुत कम या बिल्कुल ही फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, वो क्या है, ग्रीन लाइट है। फिर बताया था कि ग्रीन जो लाइट है वो प्लांट का जो लीफ ग्रीन होने के कारण टोटली रिफ्लेक्ट कर देता है। तो रिफ्लेक्टेड जो लाइट है, उस लाइट को इस्तेमाल करता कौन है, शेड प्लांट, जो छाए में रहते हैं वो प्लांट उसको इस्तेमाल कर लेता है कि नहीं। इसके बाद फिर बात आती है, आप लोग को फिजिक्स में ये पढ़ना था कि जो लाइट पार्टिकल है, उस लाइट पार्टिकल को क्या कहते हैं, फोटोन। लाइट पार्टिकल को क्या कहते हैं, फोटोन बोलते हैं। और प्रत्येक जो लाइट पार्टिकल है, बताया था, कल भी बताया था कि जो लाइट है उसका वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है, और पार्टिकल नेचर के अनुसार से ही बोलते हैं कि लाइट पार्टिकल। तो लाइट पार्टिकल को क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। और फोटोन को जो हम डिनोट करते हैं, उसका जो एनर्जी वैल्यू है उसको डिनोट करते हैं HV से, और एनर्जी वैल्यू को हम कहते हैं क्या है, क्वांटम। और प्रत्येक जो एक क्वांटम है या जो फोटोन है वो फोटो एक्ट यानी एनर्जी कैरी करता है। ठीक है, वो एनर्जी कैरी करता है, तो उसके कारण जो है हमें मिल रहा है क्या है, लाइट मिल रहा है, हीट मिल रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है। ये सारी बातें हो गई। फिर आपको ध्यान में रखना है कि जो यूवी रेडिएशन है, तो यूवी जो रेडिएशन है वो 3 तरह के का आता है। UVC है, UVB है, UVA है। तो ये जो UVC है, UVA है, ये रेडिएशन का जो वेवलेंथ है वो बहुत कम होता है। तो UVB रेडिएशन ही अर्थ सरफेस तक पहुंच पाता है। बी और सी, सॉरी, ए और सी जो रेडिएशन है वो अर्थ सरफेस तक नहीं आ पाता। ठीक है, तो इस तरह ध्यान देने की जरूरत है। ये हो गया कंप्लीट, कुछ जो रह गया था वो। फिर बात आ गई कि टेम्परेचर का क्या रोल है फोटोसिंथेसिस के पर्पस में, या फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में टेम्परेचर का क्या रोल है। उस पर कल कुछ बात हुई थी, थोड़ा उस पर लिखना बाकी है, तो इस पे हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि कितने टेम्परेचर, है ना, कितना टेम्परेचर किस प्लांट के लिए जरूरी है। जैसे आपने जनरली देखा था 2 तरीके का प्लांट, कौन कौन प्लांट था भाई, C3 प्लांट, फोटोसिंथेसिस के केस के अनुसार से बताओ, C3 प्लांट एंड C4 प्लांट। तो C3 प्लांट में क्या है, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ये ऑप्टिमम माना जाता है। ठीक है, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऑप्टिमम माना जाता है। इस टेम्परेचर में C3 प्लांट
अब C3 प्लांट जनरली आपको बताया था कि जिसको लो टेम्परेचर चाहिए, ज्यादा सनलाइट नहीं चाहिए, तो उसको कम टेम्परेचर में ही फोटोसिंथेसिस करने का जो है वो अच्छी सुविधा मिल जाती है। अब जो C4 प्लांट है, जो C4 प्लांट है, अब C4 C3 किस बेसिस पे डिवीजन हुआ था, तो ये पता हो गया ना, है ना, पता हो गया। तो C3 जो प्लांट, जो C4 प्लांट है, उसके लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 30 डिग्री से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस तक होता है। C4 प्लांट के लिए 30 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस, यानी कह सकते हैं कि C3 प्लांट कैन नॉट टॉलरेट हाई टेम्परेचर, और C4 प्लांट जो है वो हाई टेम्परेचर टॉलरेट कर सकता है। इवन आपको मैं बता दूं कि बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो वेरी लो टेम्परेचर, जैसे आर्कटिक एरिया में जो पाए जाने वाले प्लांट, वो लो टेम्परेचर में फोटोसिंथेसिस करते हैं। सम ऑफ द जिम्नोस्पर्म they can perform photosynthesis at the temperature of -35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। -35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में सम जिम्नोस्पर्म फोटोसिंथेसिस करते हैं। और इसको याद रखना है, मोस्ट ऑफ द प्लांट कैन बिगिन फोटोसिंथेसिस फ्रॉम 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। यानी मोस्टली जो प्लांट है 0 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में वो फोटोसिंथेसिस क्या करता है, इनिशिएट कर देता है। आपको ध्यान रखना है, सम ऑफ द एल्गी which are found in the hot springs, they can perform photosynthesis even 70 to 75 degree Celsius temperature। 70 to 75 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में भी वो फोटोसिंथेसिस करता है। और जो कुछ डेजर्ट प्लांट होते हैं वो 50 से 55 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में भी फोटोसिंथेसिस करता है। तो ये हो गया कि कौन सा प्लांट कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में फोटोसिंथेसिस कर सकता है। और अब आ गई बात की फोटोसिंथेसिस में लाइट, ये जो टेम्परेचर है उसका एक्चुअल रोल क्या है। तो एक्चुअल रोल ऑफ द टेम्परेचर इन केस ऑफ द फोटोसिंथेसिस इज द रेगुलेशन ऑफ द एंजाइम। एंजाइम को रेगुलेट करना, एंजाइम को एक्टिवेट करना। इट मींस कि C3 प्लांट में अगर हाई टेम्परेचर हो तो एंजाइम डीएक्टिवेट हो जाता है, और C4 प्लांट में लो टेम्परेचर हो तो एंजाइम डीएक्टिवेट हो जाता है। तो एक्टिवेशन एंड डीएक्टिवेशन ऑफ एंजाइम डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। यानी ऑप्टिमम टेम्परेचर इज आल्सो रिक्वायर्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द ऑप्टिमल फंक्शन ऑफ द एंजाइम। यानी प्रॉब्लम समझ में आ गई बात, ठीक है, क्लियर है। तो इसको थोड़ा सा आप नोट कर लेंगे। तो यहाँ पे 5 नंबर पॉइंट्स है। फैक्टर बहुत सारे हैं, बट यहाँ पे कुछ जो मेन फैक्टर है उसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो टेम्परेचर, टेम्परेचर, ठीक है। तो टेम्परेचर पे बात करते हैं, यहाँ पे नोट करते हैं फर्स्ट पॉइंट। C3 प्लांट ऐसे लिख सकते हैं, द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर 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 C3 प्लांट, है ना। द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर C3 प्लांट, द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर C3 प्लांट is 20 to 25 degree Celsius, 20 to 25 degree Celsius, 25 degree Celsius, and they can perform photosynthesis। ठीक है, इस टेम्परेचर पे फोटोसिंथेसिस कर सकता है। फिर बात आती है
लिख सकते हैं फॉर C4 प्लांट ऑप्टिमल photosynthetic temperature for C4 plant optimal photosynthetic temperature is about 30 to 45 डिग्री सेल्सियस, 30 से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद most of the plant can begins photosynthesis at 0 डिग्री सेल्सियस to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। इसके बाद some gymnospermic plant can perform photosynthesis at temperature of about minus 35 डिग्री सेल्सियस, minus 35 डिग्री सेल्सियस, minus 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे करते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब आप आगे थोड़ा समझ लो। some algae which found in hot springs, can perform photosynthesis at a temperature of about 70 to 75 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद डेजर्ट प्लांट performs photosynthesis at a 50 to 55 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 55 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ठीक है, अब वर्क क्या है टेम्परेचर का? टेम्परेचर mainly regulates the activities of enzymes, that is activation
एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स इसको हम कहते हैं बायोकैटलिस्ट, है ना। एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स, एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स डिपेंड्स अपॉन ऑप्टिमल टेम्परेचर। ऑप्टिमल टेम्परेचर क्लियर है। तो टेम्परेचर का ये काम हो गया। नो नो नो, एंजाइम को बायोकैटलिस्ट बोलते हैं, एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम पूरे को थोड़ी बोलते हैं, सिर्फ एंजाइम को हम बायोकैटलिस्ट बोलते हैं। ठीक है, ऐसे एक नॉर्मल भी हो जाएगा कि जो बायोकैटलिस्ट है जनरली दे कैन एक्टिवेटेड एट टेम्परेचर अप टू द 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। माइक ऑफ करेंगे, माइक ऑफ करेंगे। 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जनरली क्या होता है, तो बायोकैटलिस्ट एंजाइम एक्टिवेट होते हैं अप टू। और ठीक है, और जो केमिकल कैटलिस्ट है वो 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 80 टू 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर वो एक्टिवेट होता है। इसीलिए केमिस्ट्री में जो लैबोरेटरिकल वर्क होता है वो जनरली हाई टेम्परेचर रिलेटेड होता है, और बायोलॉजिकल जो होता है वो जनरली क्या होता है, लो टेम्परेचर रिलेटेड होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो टेम्परेचर की बात हो गई, टेम्परेचर कौन कितने कितना टेम्परेचर किस प्लांट के लिए जरूरी है ये भी हो गया। बता दूं, चलिए अब है कुछ क्वेश्चंस आपको डील कर लेने। क्वेश्चंस जैसे डील करने का है क्या कि क्वेश्चन आ जाता है, डू ऑल प्लांट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, डू ऑल प्लांट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, है ना। डू ऑल प्लांट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग डे टाइम। तो कहने का मतलब है कि एक्चुअल जो क्वेश्चन बनता है कि क्या सारे के सारे प्लांट दिन में फोटोसिंथेसिस करते हैं, है ना। तो ये बिल्कुल सही बात है कि सारे ही प्लांट दिन में ही फोटोसिंथेसिस करते हैं। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन करता है कि सारे प्लांट दिन में फोटोसिंथेसिस करते हैं क्या, तो बाकी दिन में ही फोटोसिंथेसिस होता है। क्योंकि जब आप फोटोसिंथेसिस कह रहे हो, है ना, दिन में फोटोसिंथेसिस होता है, दिन में ही फोटोसिंथेसिस होता है, लेकिन कुछ प्लांट में ऐसी एबिलिटी होती है कि उनमें रात में भी कुछ प्रोसेस चलते रहते हैं, और उस कारण से क्या होता है कि वो एट नाइट, है ना, एट नाइट क्या होता है कि वो CO2 रिलीज, सॉरी ऑक्सीजन रिलीज करता रहता है। तो इस कारण से कुछ प्लांट को के बारे में बताया गया है कि वो प्लांट क्या होता है 24 आवर्स जो ऑक्सीजन है वो रिलीज करते रहते हैं। तो वो फायदेमंद है, जैसे एलोवेरा का प्लांट, सरपेंटिना है, नीम हो जाता है, तुलसी हो जाता है ना, पीपल होता है। इस तरह के कुछ प्लांट के बारे में बताया गया है। लेकिन अब यहाँ पे जो एक्चुअल एनसीईआरटी ने जो क्वेश्चन किया है वो ये है कि डू ऑल केमिकल यानी डू ऑल प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस अकर वन आफ्टर वन इमीडिएटली। फोटोसिंथेसिस में जो वर्क हो रहा है वो सारे जो वर्क हैं एक के बाद एक इमीडिएटली होता चला जाता है, तो नो, ऐसा बिल्कुल सारे प्लांट में नहीं होता है। क्योंकि सम ऑफ द प्लांट जो हम लोग बात कर रहे थे, डेजर्ट प्लांट की बात कर रहे थे, विच इज द कैम्प प्लांट, ग्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म जिसको बोलते हो, मोटी पत्तियों वाले प्लांट बोलते हो, या कटीली झाड़ी जिसको हम कह सकते हैं कैक्टस जो प्लांट है। तो इस तरह के प्लांट में क्या होता है कि जो जो डेजर्ट प्लांट है, उस डेजर्ट प्लांट का जो लीफ है उसके सरफेस पे ना होकर के जो स्टोमेटा होता है, वो स्टोमेटा जनरली कहाँ होता है, तो वो डीप सीटेड होता है।
गहराई में होता है। तो जो डीप सीटेड स्टोमेटा है, ध्यान देना, डीप सीटेड स्टोमेटा, डीप सीटेड स्टोमेटा को हम लोग कहते क्या है मालूम है? संकेन स्टोमेटा। क्या कहते हैं इसको? संकेन स्टोमेटा बोलते हैं। तो ये जो संकेन स्टोमेटा है, खास करके डेजर्ट प्लांट का, है ना, ड्यूरिंग डे टाइम ये क्या रहता है? क्लोज रहता है। ड्यूरिंग डे टाइम जो डेजर्ट प्लांट है उसके लीफ में जो स्टोमेटा है, एक तो वो गहराई में लोकेटेड रहता है, सरफेस पे नहीं रहता। क्या समझे? सरफेस पे नहीं रहता बल्कि गहराई में रहता है, डीप सीटेड रहता है। तो डीप सीटेड रह जाता है यानी लीफ में अंदर धंसा रहता है, तो वैसे स्टोमेटा को संकेन स्टोमेटा बोलते हैं। और ये दिन में ओपन नहीं होता, रात में ओपन होता है, क्योंकि ड्यूरिंग डे टाइम हाई टेम्परेचर रहता है डेजर्ट एरिया में। तो ज्यादा टेम्परेचर में स्टोमेटा जनरली क्या होगा? क्लोज हो जाता है ना। ज्यादा टेम्परेचर में स्टोमेटा क्लोज रहता है। बस स्टोमेटा क्लोज है तो CO2 दिन के समय में लेगा ही नहीं लेगा। तो बात होती क्या है कि दिन के समय में लाइट फेज होता रहता है। दिन के समय में लाइट फेज, इसका कंडीशन ऐसे चलता है, इसका कंडीशन ये चलता है ना, इस तरह से समझ लो इसको, कि अगर हमें इस तरह से ऐसे करके अगर एक स्ट्रक्चर बना लें, ऐसे करके, तो ये जो एरिया है, यहाँ पे मान लो कि स्टोमेटा है, और अगर हम इसको एट नाइट करेंगे, राइट, एट नाइट, रात के समय की अगर हम बात करेंगे, तो रात के समय में स्टोमेटा ओपन होगा और CO2 आएगा, ठीक है। और ये CO2 जो है, ये CO2 यहाँ पे क्या होता है? रिएक्ट करता है किसके साथ? H2O के साथ, है ना। CO2 H2O के साथ रिएक्ट करके बना लेता है HCO3, ठीक है। तो ये बना लेता है, बाइकार्बोनेट बना लेता है, ठीक है। और यहाँ पर H2CO3 बना लेगा, ठीक है। और ये फिर आगे की ओर जो है ये रिएक्ट कर जाता है किसके साथ? एक एंजाइम है विच इज कॉल्ड द PEP, है ना, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, है ना। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट वहां पे प्रेजेंट रहता है। यहाँ पे एक एंजाइम प्रेजेंट रहेगा और ये एक तरह से प्रोडक्ट है जिसके साथ ये रिएक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे जो एंजाइम रहेगा उसको कहते हैं PEP केज, है ना, फॉस्फोइनॉल काइनेज एंजाइम जिसको कहते हैं। तो ये यहाँ पर फिर इससे मिल करके क्या करता है मालूम है? ये कन्वर्ट कर देता है किसमें? OAA, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। किसमें कन्वर्ट कर दिया? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया। अब ये ध्यान देना है जरा सा, ये जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है ये कन्वर्ट हो जाता है एटलीस्ट फिर मैलिक एसिड में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और ये मैलिक एसिड में कन्वर्ट होने के बाद चला जाता कहाँ पे है? तो वैक्यूल में। कहाँ चला जाएगा? वैक्यूल में। यानी रात के समय में जो CO2 है वो मैलिक एसिड के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ और चला गया कहाँ पे? कहाँ चला गया? तो वैक्यूल के अंदर चला गया, वैक्यूल के अंदर स्टोर हो गया। अब दिन के समय में ये काम क्या होता है? जो मैलिक एसिड है ना, ये जो मैलिक एसिड है यही एक्चुअली क्या होता है? क्रैसुलेशन एसिड के कैटेगरी में आता है। क्रैसुलेशन एसिड इसी को बोल सकते हैं। तो क्रैसुलेशन एसिड इसी को बोलते हैं। तो क्रैसुलेशन एसिड जो होता है इसका अब मेटाबॉलिज्म होना है, यानी अब इसको तोड़ना है या इसको यूज करना है। तो अब इसको यूज करेंगे तो कैसे यूज करेंगे? यानी अब डे टाइम में क्या कंडीशन देखना है? डे टाइम में कंडीशन देखो, डे टाइम में कंडीशन देखो, स्टोमेटा क्लोज। डे टाइम में क्या है? स्टोमेटा क्लोज, स्टोमेटा बंद है, दिख रहा है ना, स्टोमेटा बंद है। तो बंद है तब तो CO2 नहीं आ रहा है, ठीक है, CO2 नहीं आ रहा है। लेकिन आपको यहाँ वैक्यूल में क्या है? मैलिक एसिड स्टोर है। यहां से जो मैलिक एसिड है, ये जो मैलिक एसिड है, ये मैलिक एसिड निकलेगा यहाँ से,
और निकलेगा तो क्या होगा मालूम है, ये फिर टूट जाएगा किस में, ये टूट जाएगा पीईपी में, ठीक है, पीईपी में टूट जाएगा और यहां पे निकल जाएगा किसमें, CO2 बना लेगा। अब ये जो CO2 है ये पीईपी निकल के चला जाएगा फिर से वापस, ठीक है, ये पीईपी फिर से निकल के वापस चला जाएगा और ये जो CO2 है ये CO2 पार्टिसिपेट करेगा और रिएक्ट कर जाएगा किसके साथ, तो RuBP के साथ, है ना, RuBP के साथ रिएक्ट कर जाएगा। और इधर जो है ड्यूरिंग डे टाइम क्या हो रहा है, लाइट फेज कंप्लीट हो रहा है, तो ड्यूरिंग डे टाइम लाइट लग रहा है, तो लाइट फेज यहाँ चल रहा है, ATP और NADPH2 बन रहा है, यहाँ पर ये वर्क हो रहा है, तो फिर क्या करेगा, इसको इस्तेमाल करेगा, इसको इस्तेमाल करेगा और फिर रन करेगा, क्या बना लेगा, GAP बना लेगा और फिर इस तरह से ये क्या रन करेगा, तो फिर ग्लूकोज बनाने का काम करेगा। यानी फिर इसके अंदर क्या चल रहा है, तो ये C3 साइकिल चल रहा है, तो ये फिर से चला गया वापस, आई बात समझ में। तो इस अनुसार से क्या होता है, CO2 रात के समय लिया, दिन के समय में उसका जो है लाइट फेज हुआ और जो रात के समय में लिया गया CO2 था उसको डिसोसिएट करके इस्तेमाल किया, यानी अब दिन के समय में इस अनुसार से क्या प्लांट को CO2 लेने की आवश्यकता पड़ी क्या, नहीं, अंदर ही से इस्तेमाल हो गया। कितना अच्छा सुविधा कर लिया अपने आप में, है कि नहीं, आई बात समझ में। आवाज नहीं आ रहा है किसी को, हाँ, क्लियर है। तो ये होता है जो डेजर्ट प्लांट होते हैं उनमें ग्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म हम बोल सकते हैं इसको, इस इसको हम बोल सकते हैं कैम साइकिल, और जो प्लांट होता है उसको कहते हैं कैम प्लांट। क्या हुआ दे देखो, मैंने कहा कि डेजर्ट प्लांट का जो लीफ होता है उसके लीफ में जो स्टोमेटा होता है वो डीप सीटेड होता है, यानी गहराई में प्रेजेंट होता है, और जो डीप सीटेड स्टोमेटा है उस स्टोमेटा को कहते हैं क्या, संकेन स्टोमेटा, क्या बोलते हैं उसको, संकेन स्टोमेटा बोलते हैं। तो हमने कहा कि आखिर ये जो स्टोमेटा संकेन स्टोमेटा है ये दिन में ओपन नहीं होता है, ड्यू टू द हाई टेम्परेचर के कारण रात में ओपन होता है। तो हमने दिखाया कि रात में स्टोमेटा को हमने ओपन किया, तो जो डेजर्ट प्लांट है वो रात के समय में CO2 लेगा और CO2 इंटरनल रिएक्ट करेगा H2O से, यहाँ बनाएगा H2CO3 और उसके बाद PEP रिएक्ट करके बनाएगा क्या, O AA। अब ये O AA हाइड्रोजन को यहाँ पर, ये जो है हाइड्रोजन यहाँ पर क्या करता है, रिलीज करता है और बना देता है यहाँ पे क्या है, मैलिक एसिड। और मैलिक एसिड यहाँ पर ध्यान दोगे, मैलिक एसिड जो है जिसको हम क्रेसोलेसिन एसिड बोल सकते हैं, ये यहाँ पे चला जाएगा कहाँ, वैक्यूल के अंदर, यानी रात के समय में वैक्यूल में मैलिक एसिड स्टोर हो गया। अब मैलिक एसिड के अंदर एक्चुअली में किसको यहाँ पे स्टोर करने की जरूरत पड़ी मैलिक एसिड बनाने की, तो सिर्फ और सिर्फ CO2 को स्टोर करने के लिए सारा प्रोसेस हुआ। दिन के समय में क्या हुआ, स्टोमाटा आपका क्लोज है, स्टोमाटा क्लोज है, लेकिन लाइट तो लीफ में लगता रहेगा ना, तो लाइट फेज होगा। और फिर हमने क्या बताया था, अब यहां से मैंने प्रोसेस को शुरू किया कि मैलिक एसिड जो वैक्यूल में स्टोर हुआ था रात के समय में, वो फिर जब बाहर आता है तो डिसोसिएट होता है CO2 में और पीईपी में, है ना, और पीईपी फिर निकल करके चला जाएगा बाहर, और ये जो CO2 आ गया इस CO2 को कैच कर लेगा RuBP, और जहां तक आपको मालूम है कि RuBP से रिएक्ट करेगा तो PGA बनाएगा, है ना, बनाएगा ना PGA, और ये PGA जब बनाएगा तो ये PGA ATP NADPH2 इन सबको यूज करते हुए GAP बनाएगा, GAP बनाएगा तो फिर अल्टीमेटली हमारा क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। तो हमारा क्या हुआ, यहाँ पे C3 साइकिल रन हो गया, है ना, यहाँ पे क्या हुआ, C3 साइकिल रन हुआ, यानी कैल्विन साइकिल रन किया, तो किसको इस्तेमाल करके, CO2 को। तो पता चला कि रात में लिया गया CO2 दिन में इस्तेमाल हुआ है, बात समझ में आ गई, एनी प्रॉब्लम, चलिए। तो
इस तरह से not in all plant the steps of the photosynthesis occur one after one immediately, है ना. in some of the plant like desert plant, है ना, during day time जो स्टोमेटा होता है ये क्लोज रहेंगे, they cannot absorb CO2, at night they can absorb CO2 and during day time light फेज होगा और रात के समय में जो लिया गया CO2 है उसको इस्तेमाल करेगा. तो हम कह सकते हैं कि जो CO2 ऑब्टेन करने का प्रोसेस है ना, और जो लाइट फेज होने का प्रोसेस है, ये दोनों प्रोसेस में काफी क्या है, अंतर है. यानी एक स्टेप दूसरे स्टेप के जस्ट बाद नहीं हो पाया, रुकना पड़ा. ठीक है, आई बात समझ में? चलिए अब ध्यान देंगे, मिटा दो इसको. अब देखो जरा सा, आपको यहाँ पे समझा देते हैं. देखो ये इस तरह से क्या बना रहे हैं हम, क्या बना रहे हैं, कोई समझ जाएगा तो बताएगा क्या बना रहे हैं हम. थैलाक्वाइड बना रहे हैं. तो ये जो थैलाक्वाइड है, ये जो थैलाक्वाइड है, इस थैलाक्वाइड को अगर आप देख रहे हो तो इसमें भी डबल मेम्ब्रेन, इसमें भी डबल मेम्ब्रेन, यानी सब में डबल मेम्ब्रेन, सब में डबल मेम्ब्रेन, सब में डबल मेम्ब्रेन. और दूसरा जो यहाँ पे इस तरह से हम अरेंज करेंगे, दूसरा जो थैलाक्वाइड यहाँ पे अरेंज करेंगे इस तरह से, तो उसको भी बना देते हैं, ऐसे करके क्लियर कर लेते हैं. ठीक है, तो आपको जहां तक की याद है कि हम यहां से कनेक्ट कर देते हैं इसको, यहां से कनेक्ट कर देते हैं इसको. तो ये जो कनेक्शन है ये क्या है, कनेक्शन, ये कनेक्शन क्या है, स्ट्रोमा लैमेला. ठीक है, स्ट्रोमा लैमेला, ये हमारा सिंगल थैलाक्वाइड. कुल मिलाकर के इस हमको टोटल को हम क्या कहेंगे, ग्रेनम. हमें लग रहा है कि एकदम क्लियर है कॉन्सेप्ट. ठीक है, छोटा फिगर में कोई कंफ्यूजन होता है, यहाँ पे क्लियर हो रहा है. अब देखो हम लोगों ने बात किया था फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2. तो ये बात हुई थी कि फोटो सिस्टम 1 और 2 दोनों ही प्रेजेंट रहता है, पाया जाता है किसमें, थैलाक्वाइड. लेकिन सिर्फ और सिर्फ फोटो सिस्टम 1 रहता है किसमें, तो स्ट्रोमा लैमेला. ठीक है, तो अब मान के चलते हैं कि इसमें हमारे पास PS1 है, यहाँ पे PS2 है और इसमें हमारे पास क्या है, PS1 है, फोटो सिस्टम 1. अब अगर PS2 की बात करेंगे, फोटो सिस्टम यानी हम कह सकते हैं कि जो क्लोरोफिल है जो 680 नैनोमीटर को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो फोटो सिस्टम लाइट को एब्जॉर्ब करने वाला सिस्टम, फोटो सिस्टम लाइट को एब्जॉर्ब करने वाला सिस्टम कौन है, क्लोरोफिल है. तो क्लोरोफिल 680, क्लोरोफिल 700, किसका पार्ट है ये क्लोरोफिल 680, क्लोरोफिल 700, क्लोरोफिल ए का. किसका है, क्लोरोफिल ए का ये पार्ट. ठीक है, तो जो क्लोरोफिल क्लोरोफिल 680 ये आपका जो है यहाँ पे है, और ये जो क्लोरोफिल 700 है
वो इस एरिया में ही इसको एब्जॉर्ब करता है। तो कंडीशन क्या होता है हमारा मालूम है, यहां से जो जब भी हमारा जो फोटोसिंथेसिस है वो कनेक्ट करता है, किसको कनेक्ट करता है, तो फोटो सिस्टम 1 से लेकर के फोटो सिस्टम 2 को कनेक्ट करता है। फोटो सिस्टम 1 से लेकर के किसको कनेक्ट करता है, फोटो सिस्टम 2 को कनेक्ट करता रहता है। और इसमें ये जो स्ट्रोमा लैमेला है, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या रहता है, PS1, यानी PS1 में क्या है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्लोरोफिल क्या है, तो 700 प्रेजेंट है। ठीक है, अब इस चीज को अगर तुम और डिटेल देखना चाहोगे तो वो भी देख सकते हो। ठीक है, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा इस तरह से LHC को। LHC किसको बोलते हैं, LHC भी क्लोरोफिल को बोलते हैं, LHC। हाँ बिल्कुल, स्ट्रोमा लैमेला में भी क्लोरोफिल प्रेजेंट रहेगा, स्ट्रोमा लैमेला में भी क्लोरोफिल प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, देख रहे हो ना, कनेक्शन है, देखो। ठीक है, अभी जो LHC है ये क्लोरोफिल को ही बोलते हैं, है ना। LHC मतलब क्या हुआ, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस। अभी कहोगे कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस क्यों, लाइट हार्वेस्टिंग ही डायरेक्ट कहते हैं। तो भाई क्लोरोफिल जो होता है सिंगल तो है नहीं, बहुत सारे क्लोरोफिल वहां पे प्रेजेंट है। तो नॉट द सिंगल क्लोरोफिल इज प्रेजेंट, सो मेनी क्लोरोफिल प्रेजेंट है, तो क्या बनाया, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस। कहो कैसे, तो समझना। अब क्या होता है, अब अगर आप बारात जाते हो तो बारात में क्या होता है, सिर्फ दूल्हा जाता है क्या, सार्थक अकेले चला जाएगा क्या जी, हाँ बोल भी नहीं कर रहा, तुम अकेले चल जाएगा, बारात नहीं ले जाओगे, सार्थक कौन है, ओ हट गया, तो सब भाग गया नहीं, चलिए कोई बात नहीं। तो जो भी है, अब सार्थक नहीं है तो तुम्हारे ऊपर नहीं लाएंगे बात को, तुम कैसा हो जी। हाँ, तो ध्यान देंगे, इसका मतलब है कि कुल मिलाकर अगर कंपैरिजन जो चल रहा था बारात की दूल्हे की, तो क्लोरोफिल ए मान लो क्या हो गया, समझ गया होगा, क्लोरोफिल ए का कंपैरिजन किससे जाएगा, हाँ ठीक है। तो यहां पर हम मान के चलते हैं कि क्लोरोफिल ए है, और इसके साथ और भी बहुत सारे क्लोरोफिल हैं, और भी बहुत सारे क्लोरोफिल यहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, तो जो लाइट लगता है ना, जो लाइट लगता है, जो यहाँ पे आपको लाइट मिल रहा है, ये लाइट सबसे होता हुआ, इन सबसे होता हुआ, इन सबसे होता हुआ इसमें जा रहा है, यस ए में जा रहा है। तो ये पूरा मिलाकर हो गया LHC, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस, और ये क्लोरोफिल ए को टोटल दिया, जो हम लोग कहे थे ना कि सेकेंडरी क्लोरोफिल है बाकी सब, तो वो इसको दे दिया। अब देखो एक और चीज कनेक्ट हम यहाँ पे कर देंगे, अब ये जो क्लोरोफिल ए है, लाइट लगा क्लोरोफिल ए के पास गया, क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल हो गया एक्साइटेड तो एक्साइटेड हो गया तो ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन कैरियर के थ्रू ले जाया जाता है, इलेक्ट्रॉन कैरियर के थ्रू ले जाया जाता है, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसको कैरी करता है, यानी किसके अंदर ये बात हो रही है मालूम है, कहाँ हो रहा है, ये कहाँ हो रहा है, ये कहाँ, ये वर्क हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे हो रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, ये ऊपर की ओर जा रहा है, यहाँ पे हो रहा है नीचे से, मतलब इसको और बड़ा कर दो तो ये प्रोसेस ऊपर की ओर जा रहा है, लाइट लगा यहाँ पे ऊपर की ओर जा रहा है, अब यहाँ पे लेके चला गया। तो ये जो क्लोरोफिल, ये जो क्लोरोफिल ए है ना, ये क्लोरोफिल कौन सा है, यहाँ पे फोटो सिस्टम 2 वर्क कर रहा है,
यहाँ पे फोटो सिस्टम 2 वर्क कर रहा है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन में क्या था बताए थे आपको कल, इलेक्ट्रॉन में क्या था, एनर्जी कंटेन कर रहा था। तो यहाँ पे जो एनर्जी कंटेन कर रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन एनर्जी को इस्तेमाल करता है कौन, एडीपी प्लस पीआई, और ये कन्वर्ट होता किसमें है, एटीपी में। ठीक है, एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ट्रांसपोर्ट होता हुआ कहां चला गया, ठीक है, तो कहां चला गया मालूम है, अब यहां चला जाएगा यहाँ पे CHLA, लेकिन कौन सा, फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 1, यानी यहाँ पे जो क्लोरोफिल ये है, यहाँ पे कौन सा क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल 700, समझ रहे हो ना, ऊपर में लिख रहे हैं फोटो सिस्टम। ठीक है, अच्छा नहीं लिख रहा है। कैसे दिख रहा है, हाँ दिखा। तो फोटो सिस्टम 1, अब यहाँ पे क्या होता है कि लाइट जो है इस क्लोरोफिल में भी लग रहा है, 700 का जो वेवलेंथ है वो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा है, तो एब्जॉर्ब हो रहा है तो इससे भी इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, इससे भी इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन रिलीज किया ये आगे की ओर चलता हुआ कहां चला गया, फुलफिल कर दिया किसके, इलेक्ट्रॉन के लॉस को। हाँ, क्लोरोफिल ए जो 700 है, फोटो सिस्टम 1 का जो क्लोरोफिल में जो लॉस हुआ इलेक्ट्रॉन, उसको ये फुलफिल कर दिया, इधर से लॉस हुआ और इधर से फुलफिल कर दिया। और ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे जाता है फोटो सिस्टम 1 में, ठीक है, तो यहां से ये इस्तेमाल करता है किसको, NADP, और जो हाइड्रोजन होता है उस हाइड्रोजन का इस्तेमाल करके बनाता क्या, NADP H2 का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, फॉर्मेशन कर देता है। ये क्लियर हो गया। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का यूज हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोटॉन था वो मॉलिक्यूल तब बन पाएगा जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों मिल जाएंगे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों जब मिल जाएंगे तब ना मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा ये। ठीक है, अब ध्यान देंगे, अब हमारा यहाँ पे क्या था, H2O, H2O फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से हमारा क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 हाइड्रोजन प्लस, हम एटॉमिक फॉर्म में लिख देते हैं बस O, ये भी चल सकता है। तो किसका इलेक्ट्रॉन यहां पे फुलफिल नहीं हो पाया, इसका इलेक्ट्रॉन फुलफिल नहीं हो पाया, इसका लॉस हुआ, इसको फुलफिल कर दिया, इसका लॉस हुआ, इधर मिल गया तो इसका लॉस फुलफिल हो गया, लेकिन इसका हुआ क्या, नहीं। तो दिस इलेक्ट्रॉन कैन फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लोरोफिल ए इलेक्ट्रॉन लॉसेस। जितनी बात बताई गई थी वो सब कंप्लीट हो गया। तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर जो हुआ, ये फोटोलाइसिस ऑफ वाटर लाइट के प्रेजेंस में ही ये टूट रहा है, लेकिन टूट रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल हो रहा है, यानी हमें यहाँ पे क्या हुआ, पर्पस ऑफ फोटोलाइसिस ऑफ वाटर क्या हुआ, तो पर्पस ऑफ फोटोलाइसिस ऑफ वाटर बताया था हाइड्रोजन डोनर के रूप में काम करने के लिए और इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। आई बात समझ में, चलिए, तो आई थिंक सो लगभग चीजें इसमें अब लगभग क्या कंप्लीट हो गया, प्लांट से रिलेटेड, है ना, थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम हो गया है कंप्लीट। एनी प्रॉब्लम, तो अगर मंडे से हमारी क्लास होती है तो आगे हम रन करेंगे, अगला टॉपिक चलेंगे न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म, यानी न्यूट्रिशन इन एनिमल, यानी न्यूट्रिशन इन अमीबा शुरू करेंगे। ठीक है, क्लियर है, आई थिंक सो ये लग सकता है और आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो कल है संडे, आप रिवीजन करेंगे, बैठ करके नोट्स को क्लियर करेंगे, जो डाउट्स है उसको नोट करेंगे आप अलग,
और तब जाकर के अगली क्लास में आप उसको पूछने के लिए आप रेडी रहेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि संडे मिला तो चल जाओ आम के बगीचा में, आंधी आएगा, अमौरी गिरेगा तो आम चुनेंगे और ला करके क्या बनाएंगे, अचार बनाएंगे। नहीं, ठीक है, क्लियर।